बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बिल्कुल। अच्छा देखो, इसको ऐसे समझो, जो जनजातियां हैं ना, ट्राइबल्स, इनके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है और वो है आदिवासी। इस शब्द को अगर समझें तो आदि का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना या प्राचीन। वासी मतलब रहने वाले। इसका मतलब किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए ये एक एरिया है, अगर इस क्षेत्र में कुछ लोगों को आप कहते हो कि ये कौन है? आदिवासी लोग, इसका मतलब क्या हुआ? इस क्षेत्र विशेष में रहने वाले सबसे पुराने यही लोग। क्या समझ में आया? कि इस क्षेत्र में जो सबसे पुरानी जो मानवीय जो सभ्यता होगी, जो मानवीय जो एक समाज होगा, वो यही लोग हैं। अब इसी लाइन से कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सबसे पुराने लोग या सबसे पुरानी मानवीय समाज कह लो या मानवीय सभ्यता कह लो, वो क्या हो गए? कौन हो गए? ये जनजातीय मानवीय समूह। लिखो इसको, किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानवीय समूह को, किसी भी क्षेत्र विशेष में सबसे पहले, हाँ, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले सबसे पुराने मानवीय समूह को आदिवासी समूह कहा जाता है। अब वो चाहे किसी भी क्षेत्र से घूम फिर के आए हों, इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में यदि रहना या बसना शुरू किया किसी भी व्यक्ति, एक समूह ने, तो वही उसी जगह का आदिवासी समूह कहलाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, जब ये लोग इस क्षेत्र में आकर बसे और इस क्षेत्र में बसावट करने वाले सबसे पहले मानवीय समूह यही थे, तो इनके सराउंडिंग में इनको खुद के अलावा नजर क्या आता था? प्रकृति। यहां पे क्या था? प्रकृति थी ना। प्रकृति में क्या आ जाएगा? यहां पर भूमि आ जाएगी, जंगल आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें इस प्रकृति में शामिल आ जाएंगी। पहाड़ हो, नदियां हो, पक्षी, पशु, भूमि, वन इत्यादि, वो सभी इसका हिस्सा हो गए। मतलब ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में आकर बसावट शुरू की, मानवीय बसावट की शुरुआत इन्होंने की, और जब ये यहां आकर रहने लगे तो प्रकृति के बीच में ये रह रहे थे, तो अब इनका जो जुड़ाव होगा वो किससे होगा? वो जुड़ाव भी प्रकृति से होगा। तो इनका प्रकृति से विशेष लगाव होता है। और कहां की प्रकृति से विशेष लगाव होता है? उसी क्षेत्र की जहां वो रहते हैं। ठीक है, तो इनका विशेष लगाव होता है अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र के संसाधनों से, इनका विशेष लगाव होता है अपने समूह के लोगों से, ठीक है, प्रकृति से। ये सारे पॉइंट नोट करते जाना। क्यों इनका अपने क्षेत्र के इन सभी संसाधनों से, प्रकृति से इतना लगाव होता है? क्योंकि जब ये आके वहां पर बसना शुरू करते हैं तो बसावट के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पहले तो एक मतलब एक ऐसी जगह हो जहां पर वो मौसम से, बाहरी जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रख सके, आवास।
अब चाहे वो घर हो या फिर गुफाएं वगैरह हो, शुरुआत में चाहे जैसा भी रहो, ठीक है। तो रहने के लिए और खाने पीने के लिए, मतलब दोनों ही तरीके से इसको कहा जाता है अपने जीवन यापन के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो सर्वाइवल के लिए इनकी निर्भरता किस पे थी उस जगह पर? इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आधारित थी। रहने के लिए अगर हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र होते, इन्होंने गुफाओं का प्रयोग किया हो शुरुआत में, या मैदानी क्षेत्र होगा तो अपने संरक्षण के लिए कुछ पत्थर वत्थर इकट्ठे करके और कुछ रहने का बंदोबस्त किया होगा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। पानी की व्यवस्था नदियों से की होगी, आसपास जो भी पानी का, अब ऐसी जगह पे तो आके बसेंगे नहीं जहां पे पानी ही ना हो, जहां पानी का स्रोत होगा बसने के लिए, कुछ जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीजें हैं होंगी तभी तो बसेंगे ना। खाने पीने की पूर्ति शुरुआत में कहां से की होगी? ऐसा तो है नहीं कि आते गेहूं चावल उगा देंगे, उसको उगने में समय लगेगा। क्या करेंगे? पशु पक्षी शिकार करेंगे। अब देखो यही, अब मैं आपको कनेक्ट कर रही हूं प्राचीन भारत से, समझना इसको बहुत ध्यान से, कि वो खाने पीने के लिए पशु पक्षी इनके ऊपर निर्भर करेंगे, इनका शिकार करेंगे। अब कई बार क्या होता था, शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग समूह में जाते थे। ये लोग, एक एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं शिकार करने के लिए, समूह में जाते थे। जहां पर शिकार के लिए समूह की बात आ गई, शिकार हो गया और शिकार के लिए समूह में जाने की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि समूह में जाके जिस भी चीज का शिकार करेंगे उस चीज पर किसी एक का अधिकार होगा या समूह का अधिकार होगा? उस पर सामूहिक अधिकार हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इनके पास जितने भी संसाधन थे वो संसाधन व्यक्तिगत स्वामित्व के नहीं बल्कि सामूहिक स्वामित्व के संसाधन थे। हाँ, क्योंकि अब एक बात बताइए, जब सामूहिक अधिकार हो रहा है अपने संसाधनों पर, चाहे वो पहाड़, नदियां, पशु पक्षी, शिकार, जो कुछ भी हो, उस पर सामूहिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, तो इनकी जो संरचना होगी, जो समाज की जो संरचना होगी, उसमें भी व्यक्तिगत अधिकार का भाव ज्यादा आएगा या सामुदायिक भाव ज्यादा आएगा? सामुदायिक अधिकार का भाव ज्यादा आएगा। इसीलिए जनजातियों की जो सामाजिक संरचना होती है उसमें व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति का अधिकार नहीं होता, सामूहिक अधिकार होता। ठीक है, तो इनको जो सामाजिक संरचना होगी वो कैसी होगी? सामूहिक होगी, सामुदायिक होगी। ठीक है, ये हुआ। अब आप समझो कि पहले जब शिकार करने गए, सब समूह में गए शिकार करने के लिए, तो कई बार क्या होता था, ये सोचते थे कि एक दो शिकार एक्स्ट्रा मिल जाएं, इसको भी ले चलो, उसको भी ले चलो, जीवित को उठा लाए। जीवित को उठा लाए तो अपने पास रखना, भाई एकदम से थोड़ी ना सबको कंज्यूम कर लेंगे। कुछ दिन रखते थे उनको, कुछ दिन रखते थे तो उनसे लगाव हो जाता था। यहीं से किस चीज की शुरुआत हो जाती है? पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। तो जब आदि मानव की जब हम बात करते हैं, मानवीय सभ्यता की शुरुआत की बात करते हैं, मानव उदय के बाद, मानव के उद्भव के बाद, तो पशुपालन ऐसे ही तो आया कि शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते कुछ ऐसे जीव थे, कुछ ऐसे पशु थे जो मानवों के साथ बहुत अच्छे से रह लेते थे, कंपेनियन बन गए उनके। ठीक है, फिर उनको तब खाया जाता था जब बाहर शिकार ना मिले। समझ में आ रही बात? तो पशुपालन वगैरह। अब ये जो इनकी जो जीवन यापन की जो शैली नजर आ रही है, जो इनका लाइफस्टाइल नजर आ रहा है ऑफ सर्वाइवल, है ना, वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है? एकदम प्राचीन दिखाई दे रहा है, एकदम प्राचीन दिखाई दे रहा है। क्यों? समूह में रहना, शिकार करना, है ना, और शिकार के अलावा जो पेड़ पौधे होंगे, है ना, पेड़ पौधे, उनसे क्या करते थे? फल, सब्जियां, ये सब इकट्ठा करके लेकर आते थे। तो इनका जो जीवन यापन है शिकार और संग्रहण पर निर्भर था, मतलब हंटिंग और फूड गैदरिंग। ठीक है, हंटिंग और फूड गैदरिंग ये किस समय मानव के जीवन में थी? एकदम प्राचीन समय में। इसका मतलब ये कि जो आदिवासी जो समूह होते हैं, इनकी जो जीवन शैली होती है वो आज भी प्राचीन जीवन शैली है। आज भी ये शिकारी और संग्रहणकर्ता का जीवन जीते हैं।
ठीक है, तो इनके जीवन के बारे में समझ में आया। हाँ, कुछ पॉइंट्स लिखो। देखो, जनजातीय समूहों में अपने क्षेत्र विशेष के प्रति गहरा लगाव होता है। क्षेत्र विशेष के प्रति गहरा लगाव होता है। जनजातीय समूह, नेक्स्ट पॉइंट, आदिवासी या जनजातीय समूह प्राचीनतम जीवन शैली में निर्वाह करते हैं। अब जहां प्राचीनतम जीवन शैली लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करिए और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए शिकारी एवं खाद्य संग्रहणकर्ता, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, संग्रहणकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी निर्भरता। हाँ, खाना बदोश का मतलब होता है, खाना बदोश एक जगह पे नहीं रुकते, वो अलग है। घुमंतु और खाना बदोश ये वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहें। लेकिन यहां जो आदिवासी समूह की बात कर रहे हैं ये क्या है, ये एक जगह पर बस गए हैं। ठीक है, लिखो, इनकी निर्भरता अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर होती है। ये समूह क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन के अनुरूप ही, क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन के अनुरूप ही अपना जीवन जीते हैं। उत्पादन के अनुरूप ही अपना जीवन जीते हैं, जैसे खान पान, पहनावा, इत्यादि। ठीक है, लिखो, आदिवासी समूह की सामाजिक संरचना अन्य लोगों से भिन्न होती है। व्यक्तिगत स्वामित्व के बजाय सामूहिक स्वामित्व सामूहिक स्वामित्व होता है। सामूहिक स्वामित्व का मतलब क्या हो गया, किसी भी संपत्ति पर, संसाधन पर पूरी जनजाति का अधिकार होगा। ठीक है, लिखो, इसको एक्सप्लेन कर लो। लिखो, जिसके अनुसार सभी संसाधनों एवं संपत्ति पर जनजाति के सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोगों का समान अधिकार होता है।
ठीक है। अब बाहरी लोगों, जो बाहरी लोग हैं, जो मतलब ट्राइबल, इनकी जो ट्राइब है उससे बाहर के जो जितने भी लोग हो गए, ठीक है, अब उनके साथ इनके हमेशा एक तरीके से संघर्ष चलता है। मतलब जनजातीय क्षेत्र में ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर रहे, बसे, अपने अनुरूप चले, नहीं, ठीक है। तो अपनी जो संस्कृति है, अपना जो समाज है, उसके संरक्षण को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। लिखो, जनजातीय समूह अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति एवं शासन, वे किसी भी बाहरी व्यक्ति एवं शासन का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, इतना लिख लिया। अब जो भारत में जो जनजातियों के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग राज्य बने, अलग अलग साम्राज्य बने, तो उन राज्यों ने, उन साम्राज्यों ने जनजातियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखा, ठीक है, उनके समाज और उनकी संस्कृति को कितना संरक्षण दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इतिहास में चाहे कितना भी बड़ा राज्य साम्राज्य बना हो, हमेशा से जनजातीय क्षेत्रों को अलग रखा गया, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। और जब कभी कोशिश भी की जाती थी तो इनका जो हस्तक्षेप जो होता था वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता था, क्योंकि जो जनजातीय लोग थे वो किसी भी प्रकार से बाहरी लोगों का संपर्क बनाए रखना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब क्या करते थे, अगर कोई बाहरी व्यक्ति चला भी गया तो वो अपने तीर कमान निकालते थे और फिर, ठीक है, तो एक तरीके से रोकना हो गया कि हमारे क्षेत्रों में कोई भी ना आए। तो क्योंकि इनकी जीवन शैली शिकार वगैरह पर निर्भर होती थी, शिकार पर, खाद्य संग्रहण पर, ऐसे फिर फसल भी उगाने लग गए अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर। जो जंगली बीज वगैरह होते हैं, जंगली खाद्य फसलें होती है, वो उगाने शुरू कर दिया इन्होंने अपने अपने स्तर पर, जितना हो सकता था खान पान के लिए। एक अलग ही दुनिया होती है इनकी। आज भी ऐसी जनजाति हैं, कुछ तो ऐसी, एक मध्य प्रदेश में है, उस जनजाति का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पातालकोट के नाम से, पातालकोट, भारिया जनजाति, हाँ, पातालकोट है, हाँ, अभी भी वहां पे क्या करते हैं, जमीन से नीचे गुफाएं बनाई हुई हैं, वहां रहते हैं, उन्होंने उजाला ही नहीं देखा आज तक। ठीक है, अगर उनको वहां से बाहर निकाल के बाहर बसा दिया जाए, आंखें खराब हो जाएंगी उनकी, रह ही नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर वो सारी चीजें व्यवस्थित है। हाँ, अंडमान लक्षद्वीप पे भी बहुत सारी जनजातियां। इवन आप सोच के देखिए, जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस समय उत्तर पूर्वी जो राज्य थे भारत के, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का, 200 से ज्यादा जनजातियां, 200 से ज्यादा। गंभीर संकट था ये, क्या किया जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल के दौरान ही मिशनरीज को छोड़ा हुआ था कि आप धर्मांतरण करवाइए। तो बहुत सारे मिशनरीज नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में भी थे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में थे। जब ये हो गया कि भारत को आजाद करना है, जाना है यहां से, तो उन्होंने मिशनरीज को कहा कि आप जो उपदेश देते हो उनके जरिए इन लोगों को मोटिवेट करिए कि भारत से अलग हो। जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, जो अलगाववादी विचारधारा थी, वो उन लोगों के दिमाग में भरी गई थी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय समूहों के अंदर, कि या तो आप कह दीजिए हमें अलग कर दो, ठीक है, और अगर भारत में आप शामिल भी हो रहे हो तो भी अपने अधिकार अलग ही रखना, आप पूरे तरीके से विलय मत होना। तो ऐसी इस तरीके की आइडियोलॉजी स्प्रेड की गई थी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि एक छोटा सा क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, तो भारत और उत्तर पूर्वी भारत के बीच में जाने वाला जो रास्ता था, बहुत संकीर्ण रास्ता, जिसे क्या कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है।
वो बहुत संकीर्ण रास्ता है। वहां से अगर वो ब्लॉक हुआ तो भारत और उत्तर पूर्वी भारत एकदम अलग अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी इतना मेल मिलाप नहीं है, और राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसमें भी उसका प्रभाव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बहुत कम हुआ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा हैं, जनजातीय पहाड़ों के ऊपर बसने वाली, तो वहां तक इन चीजों का प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ा। तो उनसे कहा गया, उनको भड़काया गया कि एक मत हो ना भारत के साथ। तो बड़ी भारी समस्याएं थी। तो जनजातीय समूह जो होते हैं वो किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप, किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस बर्दाश्त ही नहीं करते। ठीक है, अब लिखो, एक हेडिंग बनाइए, जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी संपर्क, या जनजातीय क्षेत्रों का बाहरी संपर्क। अब पॉइंटर फॉर